हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आई होप आप इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें जितने भी हमने फंडामेंटल टॉपिक्स हैं लाइक हीट पंप, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं लिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप उस लेक्चर को भी ले सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना लेक्चर को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द रेफ्रिजरेशन प्लांट इफ द कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीजेज द पावर इनपुट ऑफ द कंप्रेसर विल बी। देखिए, अगर सीओपी की बात करें तो सीओपी होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, और इन टर्म ऑफ बात करें अगर टेम्परेचर की बात में, दैट इज T2 बाई T1 माइनस T2। ठीक है, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर एंड T1 माइनस T2 इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इवेपोरेटर एंड कंडेंसर। ठीक है, इन द रेफ्रिजरेशन प्लांट इफ द कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज, और कंडेंसर टेम्परेचर हम किसको डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ T2। ठीक है, और ये हम देखते हैं TS डायग्राम से। ये हम एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, और ये हमारा फिगर है 4, TS diagram for vapor compression refrigeration system 1 to 2 process which shows the isoentropic compression। वर्क इनपुट होता है यहाँ पे। ठीक है, 2 to 3 प्रोसेस ये हमारी कंडेंसर के लिए है जो कि कांस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, जो कि हमारा हीट रिजेक्ट करता है कंडेंसर। फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्यूब्स होती हैं वो एक तरीके से कंडेंसर ट्यूब का फंक्शन करती हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, जो बोल सकते हैं आप इवापोरेटर है यहाँ पे। ठीक है, 1 से 4 to 1। ठीक है, तो ये हमारा TS डायग्राम है फॉर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और ये बोल रहा है इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज, दैट मीन्स द T2 टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नेट वैल्यू क्या होगी आपकी, नेट वैल्यू रिड्यूस होगी, तो COP ऑफ द सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेसिकली आप बोल सकते हो COP इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये बात करें अगर हम रेफ्रिजरेटर की। बट अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, ठीक है, वो होता है हमारा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। और रिवर्सिबल केस है तो हम बात करें दैट इज़ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और रिवर्सिबल के लिए हम टेम्परेचर का फंक्शन ले लेते हैं T1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाती है, फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सोर्स एंड सिंक। बट यहाँ पे क्या हो जाती है, वो अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दैट मीन्स डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही COP हमारी कम होगी। तो बेसिक फंडामेंटल आपको फॉर्मूले इजीली याद रखने हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेफ्रिजरेशन मशीन वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल टेक्स out 2 kilowatt of heat from system at 200 Kelvin while working between the temperature limits 300 Kelvin and 200 Kelvin। COP and power consumed by the cycle। बेसिकली क्या है, आपको डेटा दिया है। सबसे पहले क्या है, गिवन डेटा आप लिखते हो। ठीक है, कि क्या क्या आपको दिया हुआ है और आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। आपको कैलकुलेट करनी है COP और पावर कंज्यूम या वी कैन से वर्क इनपुट। तो COP क्या होती है रेफ्रिजरेटर की, COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। आपको तीनों फॉर्म में फॉर्मूला याद होना चाहिए। और Q2 बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है, और इन टर्म ऑफ टेम्परेचर T2 अपॉन T1 माइनस T2। अगर फिगर की बात करें तो हम कुछ इस तरीके का फिगर बनाते हैं फॉर द रेफ्रिजरेटर। दैट इज T2 टेम्परेचर, दैट इज T1 टेम्परेचर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये रिवर्स होता है हमारा हीट इंजन का। Q2 इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड Q1 इज द हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वर्क इनपुट, बिकॉज ये सब ये होता है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो हमें कैलकुलेट करना है, W इनपुट हो जाता है हमारा Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है COP। तो COP हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमारे पास टेम्परेचर लिमिट्स दी हुई है। दैट मीन्स टेम्परेचर हो जाएगा 200 केल्विन अपॉन 300 माइनस 200। ठीक है, तो COP आपकी आ जाएगी 300 माइनस 200, दैट इज 200 डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, COP विल बी 2। और वर्क इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, COP इज आल्सो इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, और आपने क्या क्या दिया है हमें, फॉर रिवर्स कार्नोट साइकिल टेक्स आउट 2 किलोवाट ऑफ हीट। दैट मीन्स 2 किलोवाट ऑफ हीट क्या है हमारा, 2 ये दिया हुआ है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द T2 सोर्स जो हमारा सिस्टम है, बोल सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए हमारा सिस्टम है या इवेपोरेटर है, यहाँ से 2 किलोवाट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन है।
तो दिया जाएगा 2 किलोवाट, और वर्क इनपुट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमारे पास COP है कैलकुलेटेड 2, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क इनपुट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई COP विच इज इक्वल टू 2/2, बोथ आर कैंसिल आउट, ऑप्शन इज 1, दैट इज 1 किलोवाट वर्क डन इज रिक्वायर्ड, then option C is the right answer because 2 is COP and 1 kilowatt is the work input. Next question is refrigerator operate between the temperature of -23 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली आपको याद रखना है कि भाई लोअर टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, माइनस में हो सकता है, और ये क्या होगा हमारा, ये ग्रेटर भी हो सकता है, बट ये कम नहीं होगा इससे, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो T1 इज़ 27 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज़ -23 डिग्री सेल्सियस। और मैंने पहले बोला था इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे केल्विन के अंदर, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 273, ठीक है। इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 0.72903 एंड ये हो जाएगा आपका 30725, दैट 250 Kelvin and 300 Kelvin is the source and sink temperature. एंड इफ़ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 3.5 किलोवाट, 1 TR बेसिकली आपको पता होना चाहिए, 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। अगर नहीं दिया होता है तो भी आपको याद रखना है, और कह सकते हैं 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। इन किलो जूल पर मिनट में भी आपको डेटा याद होना चाहिए, कुछ ये स्टैंडर्ड वैल्यू हैं रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो पूछा गया था मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, दैट मीन्स वर्क रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, तो COP की बात करें, और अगर टेम्परेचर लिमिट है दैट मीन्स आप इम्प्लीमेंट करोगे द फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल कंडीशन। तो COP इज हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विच इज इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। T2 इज द टेम्परेचर दैट इज 250 Kelvin डिवाइड बाई 300 माइनस 250, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 50, कैंसिल आउट 5 COP इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी COP आपकी कैलकुलेट हो जाएगी इजीली, ये 5 निकल के आएगी COP। और इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्क इनपुट, बेसिकली COP होता है आपका 5 विच इज़ इक्वल टू वर्क इनपुट, सॉरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो आपको कैलकुलेट करना है वर्क इनपुट, दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आपको गिवन है 3.5 किलोवाट, या फिर बोल सकते हो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 5 इज इक्वल टू 1 3.5 किलोवाट विच इज़ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और यहाँ पर हमारा वर्क इनपुट है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.7 किलोवाट वर्क इनपुट, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें कि आपने बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं करनी है इसके लिए कि भाई बहुत ज़्यादा टिपिकल है, जस्ट बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन है। आपको बस एक मैथडोलॉजी आपको आनी चाहिए कि कैसे इंप्लीमेंट करना है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर 1.5 किलोवाट टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन रीजन एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इफ द COP ऑफ द कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर। देखिए रिक्वायर 1.5 किलोवाट टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। वर्क इनपुट आपको दिया हुआ है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, दैट इज 1.5 किलोवाट ले रहा है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 1 TR, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट, और वी कैन से 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है, बिकॉज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए वॉट को आप ब्रेक कैसे करते हो, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। तो आपका COP ऑफ हमें कैलकुलेट करना है, बेसिकली बस फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 3.5 बिकॉज पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वी हैव टू कैलकुलेट, एंड वर्क इनपुट इज इक्वल टू 1.5, इजीली कैलकुलेट करोगे आप डिवीजन के बाद 2.33 विल बी द आंसर, एंड ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए SSC JEE और जितने भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक AE के एग्ज़ाम हैं, और आपके स्टेट के JEE के एग्ज़ाम है, लाइक हरियाणा JEE की बात करें, या फिर MP JEE की बात करें, या AE की बात करें, या UP PSC AE की बात करें, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये क्या करते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम अगर उनके पेपर को ही कॉपी पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें SSC JEE, ठीक है, तो SSC JEE क्या करता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वही इसमें इंक्लूड करे हैं, जो कि क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला बेस्ड है, छोटा सा बस आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ऐसी रिवीजन से आप क्या होगा, एक आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि चीज़ों को लेके कैसे चलना है, ठीक है।
तो और आपके लिए एक बेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी होंगे। जब धीरे धीरे हम इसके पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे चीज़ों को टैकल करने में। ठीक है, जैसे IAS 2003 में ये क्वेश्चन आया था, और IAS 2007 का भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर बिलो, E is the heat engine and the efficiency of the engine is 0.4। देखिए ये जो इंजन है इसकी एफिशिएंसी हमें गिवन है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 0.4। ठीक है, एंड R इज द रेफ्रिजरेटर, दिस इज द रेफ्रिजरेटर, एंड Q2 प्लस Q4 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ Q1। देखिए हमारे पास Q2 प्लस Q4 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ Q1, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, और COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर वी हैव टू कैलकुलेट, और COP हमें निकालनी है। देखिए अगर बात करें रेफ्रिजरेटर की, इस फिगर को ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें हीट इंजन की, तो ये हो जाएगा हमारा Q1, ये हीट इंजन है, दैट इज वर्क आउटपुट। ठीक है, और ये हमारा Q2 है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, वैसे वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होती है। ठीक है, और ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है। Q3 इज द टेम्परेचर, सॉरी हीट evaporated, या फिर we can say refrigeration effect, and Q4 then COP of the refrigerator will be refrigeration effect, और we can say Q3 divide by work input, और जो ये हमारा यही हमारा जो वर्क आउटपुट था, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लिया है हमें इसको ऑपरेट करने के लिए, और ये हमारा Q4 है, दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क आउटपुट, या फिर वी कैन से वर्क इनपुट। यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है, बिकॉज इसका आउटपुट वर्क ही हम इसको इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक, अगर हमने फिगर को थोड़ा सा डिकोड कर दिया है, तो अब हम देखते हैं एफिशिएंसी हमें क्या गिवन है। एफिशिएंसी 0.4 गिवन है, दैट मीन्स 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 फॉर हीट इंजन। ठीक है, देन द रेशो विल बी Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 0.6 एंड Q2 इज इक्वल टू 0.6 ऑफ Q1। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वी कैन से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन वर्क डन विच आल्सो इक्वल टू वर्क डन, और क्या हो सकता है हमारा फॉर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फॉर रेफ्रिजरेटर, वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन प्लस, अगर इसको हम बात करें वर्क डन प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4, वर्क डन प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4, और हमारी जो वर्क डन की वैल्यू क्या है वो हमारी है Q3 प्लस वर्क डन, हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हीट इंजन के लिए Q1 माइनस Q2, दैन Q1 माइनस Q2 इज वर्क डन इज इक्वल टू Q4। ठीक है, तो हमारी वैल्यू पुट करनी है बस हमें, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q3। ठीक है, और Q4 प्लस सॉरी Q2, ये राइट हैंड साइड ले गया हूँ मैं, Q2 को यहाँ पर ले जाऊँगा। ठीक है, और ये दोनों मैंने एडिशन में लिख लिए हैं, और Q2 प्लस Q4 की देखिए हमें वैल्यू गिवन है, वो है हमारी 3 टाइम ऑफ Q1, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ Q1, एंड Q1 इज इक्वल टू एंड Q3 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ Q1। ठीक है, ये यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड Q3 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ Q1। अब बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, तो हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम इसको पुट कर सकते हैं, COP इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाय वर्क इनपुट विच इज़ आल्सो इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, माइनस Q2, और हमारे पास वैल्यू है Q3 की, वो है हमारी 2 टाइम ऑफ Q1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अपॉन Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ 0.6 ऑफ Q1। ईजिली कैलकुलेट करेंगे कॉमन लेके, और आपका आंसर आ जाएगा हमारा COP। ईजिली हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 5। ठीक है, जस्ट ये हो जाएगा 0.4, दैट अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.4, और पॉइंट हटाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 5, तो COP विल बी 5। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, ये कन्वेंशनल में भी आ सकता है आपके SSC JEE के अंदर, और कुछ इतना टिपिकल नहीं है, तो आपकी ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके समझाया है स्टेप को, बट आपको शॉर्ट में करना है तो मुश्किल से आपको इसको 1 मिनट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ सोर्स टेम्परेचर फॉर रिवर्स कार्नोट साइकिल, द वेरिएशन ऑफ सिंक टेम्परेचर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ COP इज रिप्लेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। देखिए COP होती है हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है,
अगर ये बात करें लोअर टेम्परेचर के लिए, COP का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, COP वर्सेस लोअर टेम्परेचर। अगर हम T1 को फिक्स कर देते हैं और ठीक है, और तो COP क्या हो जाएगी हमारी, ये एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लोअर टेम्परेचर के। जितना भी लोअर टेम्परेचर बढ़ेगा COP कम होगी, ठीक है, ठीक है। और हमारी जितना भी सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर हम T1 को क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो COP जितना इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लोअर टेम्परेचर के, ठीक है। लोअर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, बिकॉज ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये नेट वैल्यू क्या होगी हमारी, रिड्यूस होगी, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। और जब ये नेट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो COP विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और जो एक्सपेरिमेंटली जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस शेप में कर्व हमारे आउटपुट को देते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जब हम ड्रॉ करते हैं COP वर्सेज लोअर टेम्परेचर तो कर्व हमारा कुछ कुछ इस तरह का निकल के आता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉर मेकिंग आइस द कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर हायर COP। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई कि एक तो आपको ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है क्लियरली, चाहे आपको क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लगें बट कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन को पूछा क्या है वो इजीली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर मेकिंग आइस द कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर हायर COP। देखिए अगर हम TS डायग्राम से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये हमारा कर्व है, ये हमारा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये वर्क इनपुट, ठीक है, और ये हमारा प्रोसेस नंबर 4, 1, 2 एंड 3। दिस इज़ टेम्परेचर, दिस इज़ एंट्रोपी, ठीक है। और ये हमारा वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है, दैट मीन्स एंटी क्लॉक साइकिल हो जाएगा। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये वर्क इनपुट, ठीक है, ये Q रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये बोल रहा है कि भाई शुड बी द नियर द क्रिटिकल, जो इसका टेम्परेचर है, जो इसका हमारा कंडेंसर टेम्परेचर वो क्या होना चाहिए, शुड बी नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। देखिए अगर क्रिटिकल हो जाएगा तो बहुत जल्दी फ्लैश ऑफ हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। शुड बी अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव भी नहीं होना चाहिए बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर से इसको बिलो ही रखना है हमें, ठीक है। और शुड बी मच बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, क्या ये होना चाहिए, या कुड बी एनी वैल्यू ऑफ द, या फिर ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली हमारा सूटेबल कंडीशन क्या है, ये हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बट ये होना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए, बिलो ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये पॉइंट है हमारा, ये क्रिटिकल पॉइंट से हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा ये बोल रहे हैं, ये हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर एंड दिस इज टेम्परेचर CR, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, बिलो रखना है हमें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और SSC JEE ने भी इसको काफ़ी बार रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए क्विक फ्रीजिंग ऑफ फूड मटेरियल हेल्प रिटेन द ओरिजिनल टेक्सचर ऑफ द फूड मटेरियल। देखिए जितने भी खाने के आइटम हैं उनको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो पाए, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। क्या क्विक फ्रीजिंग कॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर क्रिस्टल ऑफ वाटर विच डज नॉट डैमेज द टिश्यूज ऑफ द शेल ऑफ द फूड मटेरियल। ये बोल रहा है कि क्या ऐसा कि जो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो एक छोटे छोटे क्रिस्टल को क्रिएट कर देता है वाटर के, जिससे हमारे जो टेक्सचर है फ्लूड, जो हमारे फूड्स का, वो हमारा क्या रहे, वो ठीक रहे, वो ख़राब ना हो। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी गलत है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो रेफ्रिजरेशन होता है वो स्मॉल क्रिस्टल नहीं होके वो बड़े बड़े वाटर क्रिस्टल जो वो बना देता है, जो फ्रीज कर देता है, जिससे जो फूड के अंदर जो हमारा टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो हमारा फ्लेवर्ड सेम रहे। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट एंड द रीज़न इज false, and that means option C is the correct answer. Assertion is right and reason is false. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू, वही जैसे मैंने अभी बताया 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट, ठीक है, और 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट है जस्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर की बात कर रहे हैं, वाटर कूलर ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है। वाटर एंटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, T1 इज द टेम्परेचर दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 200 लीटर पर आवर, ठीक है। वाटर की जो हमारा मास फ्लो रेट दे रखा है वो दे रखा है 200 लीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर में है। द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल बी, और T आउटलेट टेम्परेचर को पूछा गया है, दैट मीन्स हमें क्या है, कैलकुलेट करना है हमारा आउटलेट टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट दे रखी है CPW ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। और बेसिकली फंडामेंटल जो हमारा न्यूमेरिकल होता है, जो फंडामेंटल फार्मूला होता है Q ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू एम सी डी टी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंडेंसर की, दैट मीन्स कंडेंसर हीट रिजेक्टेड करेगा। ठीक है, मास ऑफ जितना भी हमारा वाटर एंटरिंग है इंटू सी पी डब्ल्यू स्पेसिफिक फीट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू हमारा टेम्परेचर, जो भी हमारा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जो आउटपुट है और जो इनपुट है उसमें क्या क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है वो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल वी कैन से T1 माइनस T2। ठीक है, T1 बिकॉज हमारा ये ग्रेटर टेम्परेचर है और जो एग्जिट टेम्परेचर होगा वो क्या हमारा होगा, वो बिलो होगा। ठीक है, जो टेम्परेचर द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल बी, सॉरी वो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, T2 से डिनोट करेंगे हम इसको। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, और हमें बोला गया 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, दैट मीन्स क्या है 1 TR जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स 1 TR दैट मीन्स 3.5 किलो जूल या किलो जूल पर सेकेंड या 3.5 किलोवाट जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मीनिंग है कि इतना हीट को वो रिजेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा 3.5 हो जाएगा और ये होता है हमारा किलो जूल पर सेकेंड में, बट मास फ्लो रेट हमें दिया हुआ है 200 लीटर पर आवर, तो एट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने का हमें 3600 फॉर कन्वर्टिंग इन आवर्स। ठीक है, और मास फ्लो रेट हमारा 200 हो जाएगा, CPW 4.18 और T1 इज द टेम्परेचर विच इज 30 डिग्री सेल्सियस माइनस X इज द टेम्परेचर विच इज आउटलेट टेम्परेचर दैट इज X। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है हमें X की वैल्यू। जब हम सॉल्व करेंगे इजीली तो हमारी आंसर आएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन मशीन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हमारे पास गिवन है COP इज 2 इज यूज टू रिमूव द हीट एट द रेट ऑफ 1200 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, हीट रिमूव कर रहा है, दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हमारे पास 1200 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, व्हाट इज़ द पावर रिक्वायर, अब मिनट को हमें क्या करना है पहले सेकंड्स में करना है, बिकॉज हमारी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 0 कैंसिल 620 आ जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विच इज़ इक्वल टू 20 किलो जूल पर सेकेंड या 20 किलोवाट, और हमारे पास वर्क इनपुट होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय COP। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 20 एंड COP हो जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन 10 किलोवाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर हैविंग द COP ऑफ 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोअर टू द हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो COP हमें गिवन है 6, और अगर बात करें कार्नोट कंडीशन के लिए वो होता है हमारा T2 अपॉन T1 माइनस T2। कैलकुलेट करना है हमें लोअर टेम्परेचर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ लोअर, दैट इज T2 बाई T1 का रेशो कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, 6 इज इक्वल टू, जब हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 6T1 माइनस 6 ऑफ T2 इज इक्वल टू T2। ठीक है, 6T1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके नेक्स्ट राइट साइड हो जाएगा तो हो जाएगा 6T2 प्लस T2। ठीक है, ये हो जाएगा 7T2 is equal to 6T1 and we have to calculate the T2 by T1, that means T2 upon T1 is equal to 6 by 7। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज COP ऑफ रिवर्स कार्नोट हीट पंप। देखिए हीट पंप का COP हमें गिवन है 7 and we have to calculate the ratio of minimum temperature that is T2 by T1, again we have to calculate, but यहाँ पे COP हमें हीट पंप का गिवन है। ठीक है, तो हीट पंप का COP होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, वो था हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल कंडीशन विच इज इक्वल टू T1 बाई T1 माइनस T2 एंड COP वी हैव 7, then T1 by T1 minus T2, we have to calculate T2 by T1, similarly cross multiply 7 time of T1 minus 7 time of T2 is equal to T1 and 7T1, ये हमारा कैलकुलेट हो गए, ये T1 इसको राइट साइड में ले जाएंगे प्लस 7T2 हो जाएगा, और T1 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 6T1 is equal to 7T2, then T2 by T1 is equal to 6 by 7, again similar 6 by 7 is the right answer, that means option C is the correct।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पीरियोडिक डिफ्रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज। देखिए आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर एक बटन होती है जो आपकी बाहर लगी होती है फ्रीज़र के, जहाँ पर आप आइस वगैरह फ्रीज़ करते हो, ठीक है, आइस वगैरह जो हम रखते हो यहाँ पे हमारे पानी को जमाते हो आप फ्रिज के अंदर, वहाँ पर एक बटन होता है, उस पर लिखा होता है डीफ्रॉस्ट, ठीक है। अब ये टाइम टू टाइम इसको प्रेस करना जरूरी होता है, बिकॉज ये करता है कि ट्यूब्स होती हैं जो उनको क्या कर देती है, उनकी जो रिड्यूस कर देती है हमारी जो हीट एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी है, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, डीफ्रॉस्ट बटन दबाते हैं, ताकि इस पर जो लेयर है वो क्या हो जाए, वो मेल्ट होने के बाद अगेन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हमारा बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो कॉज ऑफ कोरोजन ये भी हमारा गलत है, रिड्यूस हीट एक्सट्रैक्शन, ओवरकूल फ्लूइड स्टफ पार्शली, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कई बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू के अंदर कि भाई डीफ्रॉस्ट बटन है उसका काम क्या है। एक्चुअल में वो क्या कर देता है, हमारा हीट रिडक्शन जब ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू काफ़ी ज़्यादा जो हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो अपर जो उसका पोर्शन है जो कॉपर ट्यूब का, जिसकी वजह से क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा रिड्यूस होने लगता है। तो डीफ्रॉस्ट की वजह से ये जो बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली दोबारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा सेम मिलने लगता है जो हमारा ओरिजिनली मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द थर्मोडायनेमिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ। देखिए इस टाइम केस के लिए क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हम बात कर रहे हैं थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन की। तो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में जो हमारा जो COP होता है वो होता है फंक्शन हमारा, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है मटेरियल की वो उस पर डिपेंड होगा। पिल्टर इफेक्ट, देखिए पिल्टर इफेक्ट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द सीबैक इफेक्ट, और सीबैक इफेक्ट हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल के लिए, और ये हमारे थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के लिए। दैट मीन्स ये अभी हमारा ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, बट 3 नहीं है, बिकॉज ये यूज़ होता है हमारा थर्मोकपल के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर एट कोल्ड एंड हॉट जंक्शन ये भी हमारा सही है, ठीक है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ये भी ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा जिसमें 3 नहीं है वो चूज़ करना है, तो बाकी सब में 3 है, दैट मीन्स ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 15 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लोअर टेम्परेचर इज फिक्स COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन मशीन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। देखिए COP होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और इन टर्म ऑफ टेम्परेचर वी कैन से T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। और हमने बोला लोअर टेम्परेचर को अगर फिक्स कर देते हैं, अगर लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है, दैट मीन्स COP हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T1। अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो हमारा COP ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बोला है COP हमें इम्प्रूव करनी है, दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर T1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा राइजिंग द टेम्परेचर नहीं, ऑपरेटिंग द मशीन एट लोअर स्पीड नहीं, ऑपरेटिंग द मशीन एट हायर स्पीड ये भी कैंसिल, दैट मीन्स लोअरिंग द टेम्परेचर T1, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा आपको आँख नाक कान सब खुले रखने हैं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस टाइम पे आपने देखना है कि भाई क्या चीज़ें बोली गई हैं, किस चीज़ को फिक्स रख रहा है, ठीक है। बस अपना थोड़ा सा माइंड को ओपन करना है कि भाई चीज़ों को कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट इज इन द 0.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वाटर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वाटर एंटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, T1 is the temperature 30 degree Celsius and leaves T2 is 15 degree Celsius. What is the actual water flow rate? ठीक है, वैसा मैंने डिस्कस किया था, Q is equal to MC dt, Q rejected is equal to mass, हमें निकालना है मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर, CPW दैट इज वाटर ऑफ की स्पेसिफिक हीट, एंड टेम्परेचर इज 30 माइनस 15, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारा कितना है 0.5 TR, ठीक है, 0.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, दैट मीन्स 0.5, 1 TR का वैल्यू होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, बट हमें कैलकुलेट करना है आवर्स के अंदर, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना है, दैट मीन्स वी हैव टू कंक्लूड इन आवर, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 3600, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड्स की वैल्यू है, तो हम 60 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। मास हमें कैलकुलेट करना है CPW ऑफ वाटर 4.18, ठीक है, एंड 30 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आंसर हम इजीली कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, और आपका मास इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, वो आपके निकल के आएगा 100 लीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज
देखिए ऐसे क्वेश्चन आईएएस के कन्वेंशनल के अंदर आते हैं और ईएस के अंदर आए, दैट मीन्स क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि चीज़ों को करना कैसे है, ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चन ही आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और आपके जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि बहुत लंबी 2-2 पेज की कैलकुलेशन है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप थोड़ा सा टाइम दे के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Next is a building in a cold climate is to be heated by the Carnot heat pump. The minimum outside temperature, that means T2 is minus 23 degrees Celsius, ठीक है, and T1 is 27 degrees Celsius, and heat requirement it at the rate of 30 kilowatt. What is the minimum power required for heat pump? देखिए COP ऑफ हीट पंप हमें होती है दैट इज T1 डिवाइड बाई T1 माइनस ऑफ T2, और वी कैन से हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो COP पहले कैलकुलेट करते हैं। COP इज इक्वल टू T1 इज द 27 प्लस 273 अपॉन T2 हो जाएगा T1 माइनस T2 दैट इज 27 प्लस 273 माइनस 273 माइनस ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट करोगे जब COP, तो आपकी COP क्या कैलकुलेट आएगी, चलिए बताइए। तो COP आपकी कैलकुलेट करने के बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 300 माइनस ये हो जाएगा 250, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 250, 0 0 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 6/5, तो COP इज इक्वल टू 6/5। और COP हमारा और क्या होता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट जो मैं दे रखा है 30 किलोवाट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा इजीली कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर विल बी 5 किलोवाट, ठीक है। तो D इज द राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करना है जस्ट आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन द सिस्टम गिवन बिलो द टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन व्हेन इज द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी सिग्मा E ऑफ द इंजन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द COP ऑफ R। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम थोड़ा डिस्कस करते हैं सही से, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन क्वेश्चन है। हमें गिवन है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज इक्वल टू होता है हमारा T2/T1, ठीक है, और 1 माइनस T2 हमें गिवन है, T2 इज द लोअर टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, ये टेम्परेचर गिवन है। इतना पोर्शन ये हमारा हीट इंजन है और ये हमें पूछा है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, या तो हीट इंजन होगा या पंप होगा, और हमें बोला गया है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू COP, ठीक है। अब ये हमारा या तो रेफ्रिजरेटर हो सकता है या हीट पंप हो सकता है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन विच इज इक्वल टू T2 इज 300 केल्विन एंड T1 इज 600, दैट इज ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/2 एंड COP हमारी कैलकुलेट हो जाएगी बिकॉज एफिशिएंसी इज 1/COP एंड COP इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारी, COP 2 है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये एक्चुअल में है क्या, या तो हीट पंप है या हमारा बात करें क्या हमारा रेफ्रिजरेटर है। अगर हम बात करें ये होगा हीट पंप, ठीक है। तो हीट पंप के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं फॉर इस कंडीशन के लिए, तो हीट पंप की जो होती है वो होती है हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ना होके हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर क्या है T2 दैट इज हमारा T1 टेम्परेचर हमारे लिए 300 केल्विन डिवाइड बाय 300 माइनस 150 दैट इज 2 एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के लिए बात करें तो हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दैट इज टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर दैट इज 150 अपॉन 300 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 150 अपॉन 150 विच इज इक्वल टू 1। अब देखिए दैट मीन्स COP ऑफ 2 विल बी सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पे भी हमें COP ऑफ 2 कैलकुलेट करके हमें जो गिवन डेटा बोला हुआ है कि हमारी एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू द COP ऑफ R। अब हमारा R क्या निकल के आया है, हमारा हीट पंप, दैट मीन्स जो R है वो हमारा हीट पंप की तरफ बिहेव करेगा अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिकॉज थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इक्वल टू द रेसिप्रोकल हमें, ठीक है। हमें ये बोला हुआ है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज रेसिप्रोकल 1/COP, दैट मीन्स एफिशिएंसी अगर हमारी 1/2 आई है तो हमारी COP 2 आनी चाहिए, और ये हमारी सेटिस्फाई हुई है फॉर हीट इंजन, दैट मीन्स ऑप्शन A is the right answer. The R will act as the like heat pump. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेफ्रिजरेटर हीटिंग मशीन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। देखिए हमने अभी डिस्कस किया था जो हीट पंप की एफिशिएंसी COP होती है 1+ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये होती है, दैट मीन्स ऑप्शन ए, ये हमारा असर्शन ए सही है।
द रेफ्रिजरेशन मशीन रिक्वायर मोर एनर्जी ऑफ वर्क वेयर द पंप रिक्वायर लेस। देखिए ये गलत है। एक्चुअल में होता क्या है, जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में एक बेसिक डिफरेंस मैं अभी बताता हूँ आपको। ये वर्क इनपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2, ये Q1, ठीक है। और ये अगर बात करें, ये मान लो रेफ्रिजरेटर है और ये मान लो है हमारा हीट पंप है, ठीक है। और ये Q2 दैट इज़ Q1 दैट इज़ वर्क इनपुट, ठीक है। अब होता क्या है, जो रेफ्रिजरेटर में क्या करना है, हमें लो टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, हाई टेम्परेचर की ओर। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हीट पंप करनी है आपका एक हाई टेम्परेचर सोर्स को, ठीक है, विद एडिशन ऑफ वर्क इनपुट। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे COP इजीली क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, हीट को ऐड करना है हाई टेम्परेचर सोर्स को, और वहाँ पर हमारा वर्क एडिशन हमें सरप्लस मिल जाता है, तो COP इजीली क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बट यहाँ पे हमें क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है प्लस वर्क इनपुट भी करना पड़ेगा मशीन को, तभी हमारा लो टेम्परेचर से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो COP इज ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ऑलवेज लेस देन COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। और बट कंडीशन वर्क इनपुट दोनों के लिए क्या होगा, हमारा सेम होगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो रीज़न है वो हमारा गलत है, बिकॉज ये कह रहा है कि हमारा इसमें वर्क इनपुट की वैल्यू ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। रेफ्रिजरेशन और हीट पंप दोनों के लिए वर्क इनपुट विल बी सेम। तो हमारा ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इससे रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है आपको कमेंट्स में लिख सकते हो। और मंडे से हमारी जो एक सब्जेक्ट रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और जिसके भी जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उन सबको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम करेंगे SSC JEE की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप उस सेशन को बहुत अच्छे से ज्वाइन कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए, और अपने फीडबैक को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आने वाली जो सभी वीडियोज़ में उसको रेक्टिफाई करें। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।